नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। देश में लगातार बढ़ रही महंगाई की चुनौती से निपटने के लिए आरबीआई गवर्नर ने अर्थव्यवस्था में क्रेडिट फ्लो को नियंत्रित करने के लिए आज रेपो रेट 40 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 4.4% करने का ऐलान कर दिया। इस फैसले से बैंकों से कर्ज लेना महंगा हो जाएगा। आरबीआई ने यह फैसला रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बढ़ रही अनिश्चितता, रूस पर लगे प्रतिबंधों की वजह से कच्चे तेल की बढ़ी हुई कीमतें और खाने पीने के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ रही उथल पुथल को देखते हुए किया है। आरबीआई गवर्नर ने आशंका जताई है कि महंगाई अभी उच्च स्तर पर बनी रहेगी। आरबीआई के ऐलान के बाद सेंसेक्स में भारी गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 1300 अंकों से भी ज्यादा नीचे तक चला गया। निफ्टी में भी 390 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। The Monetary Policy Committee voted unanimously to increase the policy repo rate by 40 basis points, by 40 basis points to 4.40% with immediate effect. एक तो महंगाई की मार, ऊपर से पॉलिसी रेपो रेट बढ़ाने का रिजर्व बैंक का ये ऐलान नीम चढ़े करेले से कम नहीं। खास बात यह है कि रिजर्व बैंक ने ये फैसला बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के नाम पर लिया है। रिजर्व बैंक ने अपना पॉलिसी रेपो रेट 40 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया है। रेपो रेट यानी वो रेट जिस पर रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को क्रेडिट मुहैया कराता है। बैंकों को कर्ज महंगा मिलेगा तो वो ग्राहकों को भी कर्ज महंगा ही देंगे। अर्थव्यवस्था में नकदी पर नियंत्रण रखने के मकसद से ये दरें बढ़ाई गई हैं। इसके बाद अब होम लोन या अन्य तरह के लोन की ब्याज दरें बढ़नी भी तय हैं। Globally, inflation is rising alarmingly and spreading fast. Global crude prices, that is crude oil prices, are ruling above $100 per barrel, and they remain volatile. Global food prices touched a new record in March and have firmed up even further since then. Inflation-sensitive items relevant to India, such as edible oils, are facing shortages due to conflict in Europe and export ban by key producers. पिछले कई हफ्ते से यूक्रेन पर रूस के हमले की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल से ऊपर बनी हुई है। इसका सीधा असर देश में पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों पर बढ़ोतरी की शक्ल में सामने आया है। इससे माल ढुलाई की लागत बढ़ी है और आम जरूरत की चीजों के दाम बढ़ गए हैं। यूक्रेन युद्ध की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमतें भी बढ़ गई हैं। ये भी सरकार की चिंता बढ़ा रहा है। इसके अलावा इंडोनेशिया सरकार ने भी पाम ऑयल के निर्यात पर पाबंदी लगा दी है। पाम ऑयल महंगा होने से खाने पीने की कई चीजों की कीमतें बढ़ गई हैं। इंडोनेशिया सरकार ने जो प्रतिबंध लगाया 28 अप्रैल से, उसका कितना असर पड़ा है भारत में एडिबल ऑयल मार्केट पर, और क्या जो कीमत उसको नियंत्रित करने के लिए क्या किया जा रहा है? कुछ तेल हैं जो डोमेस्टिक तेल हैं, उनके दाम इस पीरियड में गिरे भी हैं, और कुछ जो पाम ऑयल ख़ास तौर से वहाँ से आता था, उसका चूँकि स्टॉक्स अवेलेबल था तो उसके दाम के ऊपर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है। और अब हमें उम्मीद है कि इंडोनेशिया का वो बैन टेम्परेरी था, वो ख़त्म हो जाएगा और ऑयल के प्राइसेस फिर गिरने की तरफ जाएंगे। यूक्रेन युद्ध के कारण गेहूं की सरकारी खरीद पर भी असर पड़ा है। केंद्रीय खाद्य सचिव ने एनडीटीवी को बताया कि मौजूदा फसल सत्र में तेज गर्मी के कारण पहले ही गेहूं का उत्पादन करीब 60 लाख टन कम हो सकता है। ऊपर से सरकारी खरीद भी कम हो रही है क्योंकि किसानों ने ऊंची दरों पर गेहूं सीधे प्राइवेट ट्रेडर्स को बेच दिया है। गेहूं के प्रोडक्शन का क्या लेटेस्ट एस्टिमेट है आपका, सरकार का? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के हिसाब से पहले 1110 लाख मीट्रिक टन का उनका ओरिजिनल एस्टिमेट था, जो उन्होंने रिवाइज करके 1050 लाख मीट्रिक टन किया है। करीब 5% कम हुई है। करीब 60 लाख मीट्रिक टन का रिडक्शन। तो आपको लगता है कि ये एक इशू हो सकता है आगे चल के कमी? ये बड़ा इशू नहीं है क्योंकि इतना ही प्रोडक्शन लास्ट ईयर भी था। हालांकि खाद्य सचिव ने साफ किया कि गेहूं के निर्यात को किसी भी तरह से नियंत्रित करने की कोई योजना नहीं है। इसका सीधा फायदा कारोबारियों के अलावा किसानों को भी हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय गेहूं बाजार में रूस और यूक्रेन से करीब 29% गेहूं पहुंचता था। इन दोनों देशों के बीच युद्ध की वजह से गेहूं की सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हुई है और इसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय गेहूं बाजार में उथल पुथल भी बढ़ी है और गेहूं की कीमतें भी। इसका असर भारत में गेहूं के बाजार पर भी पड़ा है।
अब सरकार को उम्मीद है कि जून से जब अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से गेहूं का नया स्टॉक पहुंचेगा तो इससे बाजार में उथल पुथल कम होगी और कीमतों को नियंत्रित करना भी आसान होगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन पूजा आर्या के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और वकील पी चिदम्बरम को आज कलकत्ता हाईकोर्ट के बाहर अपनी ही पार्टी के वकीलों का विरोध का सामना करना पड़ा। चिदम्बरम एक केस के सिलसिले में कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचे थे। इस दौरान कांग्रेस सेल के वकीलों ने नारेबाजी की और काला कपड़ा दिखाया। वकीलों ने उन्हें तृणमूल कांग्रेस का हमदर्द और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार ठहराया। दरअसल चिदम्बरम मेट्रो डेयरी मामले में पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से ये केस लड़ने के लिए पहुंचे थे, जबकि पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी राज्य सरकार के खिलाफ ये केस लड़ रहे हैं। कांग्रेस सेल के वकीलों का कहना है कि चिदम्बरम ये केस लड़कर कांग्रेस की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। और गिरफ्तारी के 12 दिनों के बाद अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को मुंबई सेशंस कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि शर्तों का उल्लंघन करने पर जमानत रद्द हो जाएगी और राणा दंपति को फिर से जेल जाना पड़ेगा। उधर कोर्ट से राहत मिलते ही मुंबई में उनके घर पर बीएमसी की टीम पहुंच गई। इधर राणा दंपत्ति को कोर्ट से जमानत मिली, उधर बीएमसी की एक टीम उनके घर पहुंच गई। नवनीत राणा, उनका घर है ये लावी अपार्टमेंट, इसके 8वें फ्लोर पर उनका फ्लैट है और बीएमसी को ऐसी शिकायत मिली है कि उनके फ्लैट में अवैध निर्माण हुआ है। 2 दिन पहले नोटिस यहां पर चिपकाया गया था बीएमसी की ओर से और आज जैसे ही कोर्ट से जमानत मिली है, राहत मिली है राणा दंपत्ति को, बीएमसी की टीम यहां पर आज निरीक्षण के लिए पहुंच गई थी। चूंकि फ्लैट बंद था, उसके बाद बीएमसी की टीम 10 मिनट में ही यहाँ से निकल गई, लेकिन ये जानकारी देते हुए कि एक बार और बीएमसी की टीम यहाँ पर आएगी निरीक्षण के लिए, जिस तरह से शिकायत मिली है अवैध निर्माण को देखते हुए। तो क्या बीएमसी सिर्फ दबाव बना रही है या तोड़फोड़ की भी कार्रवाई होगी, वो आने वाले समय में पता चल पाएगा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर मातुश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने के ऐलान के बाद भड़काऊ बयानबाजी, समाज में अशांति फैलाने के आरोपों और राजद्रोह जैसे गंभीर मामले में जेल गए राणा दंपत्ति को गिरफ्तारी के 12 दिन बाद मुंबई की सत्र अदालत से 50-50 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत मिल गई है, लेकिन सख्त शर्तों के साथ। राणा दंपत्ति मामले से जुड़ी कोई भी बात मीडिया के सामने आकर नहीं रख सकते, सबूतों के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जिस मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है वैसा काम वो दोहरा नहीं सकते। जांच में सहयोग करना होगा। अगर जांच अधिकारी पूछताछ के लिए बुलाता है तो जाना होगा। जांच अधिकारी की ओर से इसके लिए 24 घंटे पहले नोटिस दिया जाएगा। केस के सिलसिले में नाइदर ऑफ द एक्यूज्ड, उनको किसी किस्म का प्रेस का, मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया, किसी किस्म का इंटरव्यू नहीं देना है। हैम्परिंग या टेम्परिंग का इंस्टेंस अगर रिकॉर्ड हुआ या रिपोर्ट हुआ तो फिर उनकी बेल कैंसिल हो सकती है। पता नहीं मुझे, जब तक ऑर्डर हमारे हाथ में नहीं आती। सरकारों पर राजद्रोह की धारा 124A के दुरुपयोग का आरोप लगता रहा है और अब राणा दंपत्ति को जमानत मिलने से भी ये संकेत साफ दिख रहा है कि दोनों पर राजद्रोह की धारा लगाने का पर्याप्त आधार नहीं था, वरना ऐसे संगीन अपराध जिसमें कि उम्र कैद की सजा का प्रावधान हो, अदालतें जल्दी जमानत नहीं देती। मुंबई से पूजा भारद्वाज और कैमरामैन राजन दयालकर के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। दिल्ली पुलिस के सिविल लाइंस इलाके में 77 साल के एक बिल्डर की हत्या का मामला सुलझा लिया गया है। यह पूरा मामला सीसीटीवी फुटेज और एक मेट्रो कार्ड के जरिए सुलझा। हत्या के आरोप में 2 नाबालिग पकड़े गए, जिनमें एक नाबालिग मृतक बिल्डर के यहां 1.5 साल पहले साफ सफाई का काम कर चुका है। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर जैसे ही इस नाबालिग ने मंगलवार को अपना मेट्रो कार्ड स्कैन किया, दिल्ली पुलिस को अलर्ट मिला और वो पकड़ा गया। इसके साथ ही हत्या का एक मामला सुलझ गया। इस नाबालिग की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या और लूट में शामिल इसके दूसरे नाबालिग साथी को भी पकड़ लिया। जब हम सीसीटीवीज का एनालिसिस कर रहे थे तो 2 बातें बड़ी प्रमुख रूप से उभर के आई। एक तो ये कि ये लोग एक दिन पहले भी आए थे और फिर हमने इनकी मूवमेंट को ट्रैक करना शुरू किया मेट्रो में, और उसमें डीएमआरसी का सहयोग हमें मिला। जैसे ही हमें पुख्ता लगा कि ये राजीव चौक की तरफ गए हैं तो वहाँ पे फिर इनको डीएमआरसी की मदद से दबोचा गया। 77 साल के बुजुर्ग बिल्डर
रामकिशोर अग्रवाल की हत्या उनकी इसी कोठी में चाकू से गोदकर रविवार सुबह कर दी गई थी। पुलिस को जांच में कई सीसीटीवी फुटेज मिले जिनसे इस मामले की कड़ियां जोड़ी गईं। जांच में पता चला कि दोनों नाबालिग रविवार रात करीब 10 बजे अपनी बाइक रामकिशोर की कोठी के बाहर पार्क कर गए। फिर दोनों मेट्रो से सिविल लाइंस नई दिल्ली होते हुए समयपुर बादली मेट्रो स्टेशन पहुंचे। अगले दिन सुबह तड़के दोनों ऑटो से सिविल लाइंस आए। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों बाहर खड़ी अपनी बाइक से फरार हो गए। पुलिस ने 300 सीसीटीवी कैमरों की जांच की जिनसे आरोपियों के मेट्रो का रूट पता चला और मेट्रो कार्ड के डिटेल्स मिल गई। मंगलवार को जैसे ही एक नाबालिग ने राजीव चौक पर अपना मेट्रो कार्ड स्कैन किया, वो पकड़ा गया। नाबालिगों ने 2 दिन पहले ही वारदात के लिए अपाचे बाइक वजीराबाद से चोरी की थी। इनमें से एक नाबालिग रामकिशोर अग्रवाल के यहाँ 1.5 साल पहले साफ सफाई का काम करता था। उसके पिता भी यहाँ गाड़ी चलाते थे। पहले वहाँ काम करता था जहाँ से कि उसे एक एलिगेशन के तहत वहाँ से निकाल दिया गया था और फिर उसे वहाँ पर आइडिया था कि इसमें यहाँ कौन सी जगह है, जो मृतक हैं वो कितने बजे उठते हैं, उनका एक सेट शेड्यूल है कि 5:30 बजे के आसपास उठ के दरवाज़ा खोल देते हैं। साथ ही उसे ये अंदाज़ा था कि किस कबोर्ड में, जो ड्रेसिंग रूम के कबोर्ड्स हैं, उसमें पैसे होते हैं। पुलिस के मुताबिक लूट के 11 लाख रुपए कुछ विदेशी मुद्रा बरामद हुई है। नाबालिगों ने लूट के पैसे से एक स्मार्टफोन लिया, अपने रूम का रेंट दिया और एक नाबालिग ने सीपी में टैटू बनवाया। नाबालिगों ने बाइक चोरी करने के तरीके यूट्यूब से सीखे थे। वारदात करने के बाद नाबालिगों ने वो हर तरीका अपनाया जिससे वो पुलिस से बच जाएं, लेकिन कहते हैं कि अपराधी वारदात के बाद कोई ना कोई ऐसा सबूत छोड़ जाता है जिससे पुलिस उन तक पहुंच जाए। यहाँ भी मेट्रो कार्ड का प्रयोग अपराधियों के लिए मुश्किल बन गया और वो पकड़े गए। नई दिल्ली से कैमरामैन कानन पात्रा के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया।